जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, उसमें 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है, एक कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 को हमने लगभग पूरा करवा दिया है, 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। उसके बाद अब कृतिका भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला दिन है और चैप्टर का नाम है माता का आंचल साथियों। और इस चैप्टर को लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय जी। ठीक है, तो आप लोग पूरा चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद लास्ट में पूछे गए 17-18 प्रश्नों का उत्तर आप लोग देने की कोशिश करिएगा। और साथियों, हिंदी पेपर 2 की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जान सकते हैं। और जीके जीएस की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों, बिना देरी किए हुए। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, अब समझिए इस भाषा को। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खामे बम भोला बन जाते थे। ठीक है, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है असली उनका नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है।
यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तिल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल गूंथकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में कागज की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में खिसकते खिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेलों के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों की दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चुंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, जिसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग को जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, ज्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा, हल, जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसूरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बापूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। भटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते
तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सतु किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। ठीक है। इसी पर एक बार बूढ़े वर्ण ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब इसका पूरा सारांश देखिए। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मासूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मासूम तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों को झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। ठीक है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली से मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पिराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने में अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस सांस कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। ठीक है। तो साथियों, ये था आपका पूरा चैप्टर।
अब पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं। उसके बाद अब आप लोगों को कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आप लोग कितना प्रश्न कर पाते हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए साथियों, पहला प्रश्न है, माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? सबसे पहले प्रश्न का यही जवाब चाहते हैं हम आप लोगों से कि माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? तो साथियों, शिव पूजन सहाय जी हैं। माता का आंचल जो नामक कहानी है उसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है साथियों, लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? चंदन का, गोरस का, रोली का या फिर भभूत का? लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था साथियों? तो साथियों, भभूत का तिलक लगाता था लेखक। अगला प्रश्न है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? भोजन, खाना, पढ़ना, खेलना, सोना? भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था साथियों? तो उनको खेलना सबसे अच्छा लगता था भोलानाथ को। चिरौरी करना का क्या अर्थ होता है साथियों? चिढ़ाना, नकल करना, चोरी करना, विनती करना? तो साथियों, चिरौरी करना माने होता है विनती करना। कहते नहीं गाँवों में चिरौरी करवा रहे हो, तो वही चिरौरी करना माने विनती करना होता है, प्रार्थना करना होता है। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? बताइए, कहानी को आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो बताइए, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, खेत के मालिक ने? तो किसने कहा है साथियों, बताइए। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, तो साथियों लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने कहा है चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? कार, बैलगाड़ी, हाथी, काठ का घोड़ा? तो लेखक गली में साथियों काठ का घोड़ा खिलौना लेकर जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे साथियों? तरह तरह के नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुका छिपी खेलना, चोर सिपाही बनना? तो साथियों, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तो तरह तरह के नाटक करना यही पसंद था। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? लेखक के पिता ने, बाग के मालिक ने, मसूम तिवारी ने, लेखक की माता ने? तो बताइए, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी साथियों? तो मसूम तिवारी जी ने बच्चों की शिकायत की थी। ठीक है। लेखक का वास्तविक नाम क्या था साथियों? बताइए। तारकेश्वरनाथ, महेशनाथ, पृथ्वीराज, भोलानाथ? बताइए उनका वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों तारकेश्वरनाथ था लेखक का वास्तविक नाम। ठीक है। लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे? नाथ, भोलानाथ, अमरनाथ, शिव महाराज? तो बताइए, लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे? तो साथियों भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और उनका वास्तविक नाम जो था वो तारकेश्वरनाथ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? 500 बार, 600 बार, 700 बार, 1000 बार? बताइए, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? तो साथियों 1000 बार। ठीक है, 1000 बार लिखते थे। लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे साथियों? बताइए, डबल हो गया क्या? तो साथियों इसका भी आंसर 1000 कर लीजिएगा। तो 1000 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मर्दुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया है? लेखक ने पिता के लिए, लेखक की माता ने उसके पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, उनमें से किसी ने नहीं। तो मर्दुए शब्द आया है जब लेखक की माँ ने लेखक के पिता से कुछ बोल रही थी, तभी मर्दुए शब्द आया था। तो क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों? बताइए। तो लेखक की माता ने उसके पिता के लिए बोला है, मर्दुए क्या जाने बच्चों की हाल। ठौर शब्द का अर्थ है, बताइए। ठहरना, दौड़ना, स्थान, आकाश? तो ठौर शब्द का मतलब होता है साथियों ठहरना। ठीक है। लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? कार, बैलगाड़ी, हाथी, काठ का घोड़ा? तो साथियों
काठ का घोड़ा लेकर जाते थे। ठीक है, शायद ये भी क्वेश्चन डबल हो गया है। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? श्री कृष्ण, श्री राम, बम भोला, राजकुमार। क्या बन जाते थे साथियों, बताइए। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे साथियों? बम भोला बन जाते थे। ठीक है, अब ये बताइए, क्वेश्चन हो गए हैं डबल। तो लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन हैं? ये भी डबल हो गया है। लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? भभूत का। ये भी डबल हो गया है। ठीक है साथियों, तो कोई बात नहीं है, 3-4 क्वेश्चन डबल हुए हैं, बचे हुए क्वेश्चन तो सही हैं। तो साथियों, आप लोग प्रश्न से कहानी को पढ़िएगा, उसमें से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आपको जहाँ लगे, आप कहानी पढ़ेंगे, आप खुद इतना समझदार होंगे, कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ क्वेश्चन बनने लायक है, तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा या फिर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ऐसे ऐसे कहानी को पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में किसी तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर पाएँ। और 30% तो लाना अनिवार्य है, पास होना ज़रूरी है फिर पेपर 1 में, उसके बाद तो पेपर 2 से ही मेरिट बननी है। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।